हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 4th वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे हर एक साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है और कब, तो 24 ऑफ जनवरी को ये डे यूएन के द्वारा मनाया जाता है। दैट्स वाई इम्पॉर्टेंट है। और वहीं पे एक इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे या फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? इंडिया में नेशनल एजुकेशन डे 11 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? तो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद के बर्थ एनिवर्सरी पे हर एक साल इंडिया में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वैसे यूएन के द्वारा जो ये डे मनाया जाता है, यूएन के जितने सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी कंट्रीज़ के द्वारा मनाया जाता है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, यानी कि ये इंडिया में भी मनाया गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होगा कि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो कौन सा है? भारत रत्न। और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है ये कौन सा है? पद्म विभूषण। और अभी रिसेंटली 26 ऑफ जनवरी को पद्म अवार्ड की घोषणा की गई है। आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 26 ऑफ जनवरी को ही हर एक साल पद्म अवार्ड की घोषणा की जाती है। बट ये अवार्ड जो दिया जाता है ये मार्च या फिर अप्रैल के मंथ में दिया जाता है हर एक साल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, शिंजो आबे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया, किस फील्ड में दिया गया? तो पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में। और इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने जो इंडियन पैसिफिक ओशन जो है उसमें भारत का साथ निभाया चाइना को काउंटर करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप क्वाड मेंबर की बात करें तो क्वाड जो बनाया गया है इन्हीं के सोच से बनाया गया है। और इन्होंने ही इस पर जोर दिया था कि क्वाड मेंबर का कंट्री हो जिसमें 4 देश हो, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पद्म अवार्ड के बारे में। इस बार जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं, कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं? तो इस बार 119 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। और उसमें से 119 में से एक केस जो है वो डुओ है। डुओ कहने का मतलब है कि एक अवार्ड दिया गया है वो 2 लोगों को दिया गया है, तो इसको गिना जाएगा एक ही। वहीं पर अगर हम बात करें, अगर फैक्ट से जो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस बार जो पद्म अवार्ड दिए गए हैं उनमें से कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 7 लोगों को पद्म विभूषण, 7 लोगों को पद्म भूषण और 2 लोगों को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं पे 119 अवार्ड पद्म अवार्डी में से 29 अवार्डी जो हैं वो वेमेन हैं। वहीं पे 10 लोगों को जो ये अवार्ड दिया गया है वो फॉरेनर या फिर एनआरआई हैं। और 16 लोगों को ये अवार्ड पोस्टथॉमसली यानी कि मरणोपरांत दिया गया है। और एक जो अवार्डी हैं वो ट्रांसजेंडर हैं। वहीं पे आप यहाँ पे उनका नाम जो है, पद्म विभूषण अवार्ड का नाम और पद्म भूषण किन किन लोगों को मिला, ये नाम जो है सुपर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिंजो आबे को दिया गया जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, अभी जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है योशिहिदे सुगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। और एस पी बाला सुब्रमण्यम, इनको कौन नहीं जानता, इनको पोस्टथॉमसली दिया गया। बीएम हेगड़े को मेडिसिन के फील्ड में दिया गया। नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया पोस्टथॉमसली। मौलाना वहीदुद्दीन खान को दिया गया जो कि स्पिरिचुअल लीडर हैं। बीवी लाल को दिया गया। सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं पे आप पद्म भूषण अवार्ड के बारे में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। इनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है तरुण गोगोई, जिनको कि पोस्टथॉमसली आसाम के सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले तरुण गोगोई को दिया गया। फिर सुमित्रा महाजन जो कि फॉर्मर लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं। फिर उसके बाद रामविलास पासवान को पोस्टथॉमसली, केशुभाई पटेल को पोस्टथॉमसली जो कि गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू, जिन्होंने पिछले साल गलवान घाटी के संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवा दी थी, उन्हें मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, आपको अभी हमने पद्म अवार्ड के बारे में बात किया और अभी हम बात कर रहे हैं गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। तो पद्म अवार्ड और गैलेंट्री अवार्ड जो है ये
गैलेंट्री अवार्ड जो है साल में 2 बार दिया जाता है, बट पद्म अवार्ड जो है ये साल में एक ही बार दिया जाता है। इस अवार्ड की घोषणा जो है एक बार होती है 26 जनवरी को और एक बार होती है 15 अगस्त को। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कर्नल बी संतोष बाबू जो टेंशन जो हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था चाइना और इंडिया के बीच गलवान वैली में, उसमें उनका निधन हो गया, वो शहीद हो गए। और तो इन्हें मरणोपरांत पोस्टुमसली किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें अवार्ड दिया गया है महावीर चक्र। यहाँ पे हम गैलेंट्री अवार्ड के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। देखिए, वार टाइम जो है, जब भी कभी किसी कंट्री से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो और या फिर कोई वार चल रही हो, तो उस समय या फिर वीरता, अगर किसी सेना के किसी अधिकारी ने कोई वीरता दिखाई हो तो उसके लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। तो गैलेंट्री अवार्ड जो है सबसे हाईएस्ट जो है ये कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये वार टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड है। यानी कि अगर आप वार में कुछ साहसी काम करते हैं तो फिर आपको परमवीर चक्र दिया जा सकता है, महावीर चक्र या फिर वीर चक्र। वहीं पे अगर आप वार नहीं होने देते हैं, आप पूरी तरह से शांति कायम कर देते हैं, बहुत बड़ी वार को टाल देते हैं, तो फिर उस समय जो सबसे हाईएस्ट जो गैलेंट्री अवार्ड है वो कौन सा है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं महावीर चक्र जो है दिया गया इस बार कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू को पोस्टुमसली। वहीं पे एक कीर्ति चक्र का भी नाम ध्यान रखिएगा, सूबेदार संजीव कुमार को दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चमड़ा पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला चमड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा कानपुर में। इसका आंसर होगा कानपुर, और ये रमईपुर विलेज में बनेगा। इस पार्क से जो है 50,000 लोगों को डायरेक्टली और करीब 1.5 लाख लोगों को इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपको बता, कानपुर को लेदर सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNCTAD UNCTAD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार 2020 में FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? यानी कि UNCTAD की अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है और इसके अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया? तो आपके ऑप्शन है इंडिया, चाइना, USA और जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना ने USA को सरपास कर दिया FDI लाने में। यानी कि जो चाइना में FDI लाने का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि चाइना में बाहर से सबसे ज़्यादा कंपनियां आई, सबसे ज़्यादा चाइना में ही इस बार इन्वेस्ट हुआ है 2020 में। तो चाइना में कितना इन्वेस्ट हुआ, कितने बिलियन डॉलर का 2020 में? कोविड-19 के बाद भी 163 बिलियन डॉलर का। वहीं पे अगर हम बात करें USA में कितना इस बार इन्वेस्ट हुआ, तो 134 बिलियन डॉलर का। और वहीं पे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में कितना FDI आया है इस बार? तो इंडिया में आया है 57 बिलियन डॉलर, जो कि अगर हम बात करें इंडिया के FDI की तो ये राइज हुआ है 13%। और अगर हम ओवरऑल बात करें वर्ल्ड वाइड तो ये 42% जो है 2020 में FDI जो है वो कम हुआ है। यानी कि एक देश दूसरे देश में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 42% तक गिर गया। आपको पता होगा कि पूरा वर्ल्ड जो है लगभग करीब 2 महीने 3 महीने तक पूरी तरह से लॉकडाउन में चला गया था बिकॉज ऑफ कोविड-19। और वहीं पर अगर हम बात करें कि 2019 में जो FDI जो टोटल हुआ था किसी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, अगर हम टोटल बात कर रहे हैं तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का हुआ था। बट 2020 में जो है ये कितना हुआ? मात्र 859 बिलियन डॉलर का। यानी कि 42% तक FDI जो है कोलैप्स कर गया, गिर गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई है, और ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो जर्मन वॉच के द्वारा। और इसमें इंडिया की रैंक है 7th। इस इंडेक्स में ये देखा गया है कि पिछले 1-2-3 सालों में जो मतलब किस कंट्री में जो क्लाइमेट से जो है कितना रिस्क हुआ है, किसी कंट्री में कितनी हानि हुई है, कितनी क्षति हुई है, उसके अनुसार रैंकिंग दी गई है और आने वाले समय में किस तरह की क्षति हो सकती है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इसमें इंडिया को रैंक किया गया 7th, यानी कि इंडिया की रैंक जो है आप अच्छी नहीं कह सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे खराब जो रैंकिंग है वो किसकी है? मोजाम्बिक की। फिर सेकंड नंबर पे जिम्बाब्वे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7th रैंक पे है इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टियों के साथ देश का पहला राज्य बन गया है? यानी कि 2 हवाई पट्टी कहने का मतलब है कि वहाँ पे
जिसमें लड़ाकू विमान को उतारने या फिर टेक ऑफ या फिर लैंडिंग की सुविधा होगी उस एक्सप्रेसवे पे। अगर जैसे कि एयरपोर्ट पे ही लैंडिंग कराई जाती है, बट ऐसा एक्सप्रेसवे बना दिया गया। आपको पता हो कि कुछ दिनों पहले लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया था, और जिस पर जो है फाइटर प्लेन लैंडिंग कराए गए थे, टेक ऑफ कराए गए थे, और बहुत ही सक्सेसफुली वो हुआ। बट अभी रिसेंटली किस राज्य में 2 हवाई पट्टियों के साथ देश का पहला राज्य बन गया है? तो आपको मैंने बता ही दिया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, क्योंकि एक तो पहला था और दूसरा अभी हो गया है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, एक तो था आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे, और अभी जो बना है वो कौन सा बना है? एयर स्ट्रिप, वो उस एक्सप्रेस वे का नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और इसकी जो एयर स्ट्रिप जो है, यानी कि हवाई पट्टी जो बनाई गई है, वो 3300 मीटर की बनाई गई है। यानी किसी समय उस एक्सप्रेस वे पर भी किसी विमान को उतारा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में तीसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड यानी आईटी सर्विस ब्रांड कौन सा बन गया है? तो दुनिया में तीसरा सबसे मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बन गया है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक्सेंचर जो है पहले नंबर पे है, एक्सेंचर पहले रैंक पे है मोस्ट वैल्यूएबल के हिसाब से। और वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आईबीएम है, और तीसरे नंबर पे जो है टीसीएस है। और अगर हम टॉप 10 में बात करें तो टॉप 10 में ये चारों कंपनी है, चारों इंडियन कंपनी है। इन्फोसिस जो है ये 4th रैंक पे है, एचसीएल जो है ये 7th रैंक पे है, और विप्रो जो है ये 9th रैंक पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद दिवस ये कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस ये हर एक साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। और शहीद दिवस जो है जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी, उस दिन हर एक साल शहीद दिवस मनाया था, और इस बार 73वां शहीद दिवस मनाया गया है। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक आयोजित की गई है न्यू दिल्ली में। तो बहुत दिनों बाद जो है अब वर्चुअली से हम डायरेक्ट मिल के बात कर रहे हैं किसी मैटर पे, तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बैठक की अध्यक्षता जो है फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट 5G रेडी कंपनी इन इंडिया? क्वेश्चन का मतलब हुआ कि पहला जो 5G रेडी कंपनी जो है इंडिया में, वो कौन सा बन गया है? पहला 5G रेडी कहने का मतलब है कि इस कंपनी ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दिया कि हम तैयार हैं, अगर स्पेक्ट्रम आता है 5G का तो हम तैयार हैं, हम रेडी हैं, और हम अपना 5G सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो दिखाया गया लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, ये कहाँ पे? हैदराबाद में दिखाया गया। और ये किस कंपनी ने ये कारनामा किया? तो एयरटेल ने। तो एयरटेल जो है ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जेंडर पार्क किस शहर में खुलेगा? तो भारत का पहला जेंडर पार्क जो है ये खुलेगा कोझिकोड में, यानी केरल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो जो करप्शन पे जो सबसे अच्छा जो इंडेक्स आता है वो आता है सीपीआई का ही, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस इंडेक्स में बताया जाता है किस कंट्री में कितना करप्शन है हुआ है, या फिर किस कंट्री में करप्शन बढ़ा है घटा है, इस इंडेक्स में ये बताया जाता है। तो अगर हम बात करें डायरेक्टली इंडिया के हिसाब से, तो इंडिया में जो है करप्शन वो बढ़ा है। बहुत सारे जो डेवलपिंग नेशन जो है वहाँ पे करप्शन और भी ज़्यादा हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड 19 की वजह से। आप कहेंगे कि क्यों हो गया? कोविड 19 में बहुत लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया, या फिर उन्हें चावल गेहूँ उपलब्ध कराया गया, साथ ही साथ बहुत बाहर से पैसे भी आए हेल्प के लिए। तो उसमें बहुत सारा पैसा जो है वो करप्शन में चला गया है। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत की रैंक है 86th। अगर हम पिछले साल के बारे में बात करें तो पिछले साल में यानी हम थे 80th रैंक पे, यानी कि 80वें रैंक पे थे, और अभी हम 6 पायदान नीचे गिर गए हैं, 86th रैंक पे हैं। तो अगर हम बात करें कि पहले रैंक पे कौन सा है, पहले रैंक पे कहने का मतलब है कि सबसे कम करप्ट कंट्री कौन सा है, तो न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले रैंक पे है। और वहीं पे तीसरे रैंक पे अगर बात करें तो दोनों को फर्स्ट रैंक ही दिया गया है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क को। बट जो अब हम सेकंड रैंक के बारे में बात नहीं करेंगे, थर्ड रैंक के बारे में डायरेक्टली बात करेंगे। तो थर्ड रैंक पे है सिंगापुर और फिनलैंड।
और वहीं पे अगर हम बात करें जो भारत के जो अड़ोसी पड़ोसी देश जो हैं, अगर हम भूटान के बारे में बात करें तो भूटान की रैंकिंग सबसे अच्छी है एशियन कंट्री में, 24th। वहीं पे यूएसए की रैंकिंग है 25th, तो ये भी अच्छी बात है। और फिर अगर हम बात करें चाइना के रैंकिंग के बारे में तो 78th है वहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से चाइना। वहीं पे पाकिस्तान जो है वो 124th रैंक पे है, यानी कि वहाँ पे करप्शन इस बार और भी ज़्यादा बढ़ गया है। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा करप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं 146 रैंक पे है बांग्लादेश। वहीं पे नेपाल जो है 117वें रैंक पे है। नेपाल ने जो पिछले साल जो है नेपाल इससे भी बहुत ही गंदे रैंक पे था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें 179 कंट्री को रैंक किया गया है, तो 179वें रैंक पे है साउथ सूडान और सोमालिया, यानी कि सबसे ज़्यादा करप्शन यहीं पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता? तो आपको पता होगा कि रिपब्लिक डे में हर एक साल परेड में झांकी निकाली जाती है और इसमें फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ इस तरह से दिया जाता है कि किसकी झांकी कितनी अच्छी है। तो इसमें किस राज्य ने पहला पुरस्कार जीता, और ये पहली बार जीता गया है इस राज्य के द्वारा झांकी में पहला पुरस्कार, तो ये जीता गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थी झांकी। इस झांकी में दिखाया गया था कि वाल्मीकि जी जो है कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 मोर है और राम मंदिर जो जिस तरह से बनेगा, और राम मंदिर का वर्डिक्ट भी कुछ दिनों पहले आया था कि जो अब राम मंदिर बनेगा और किस तरह से बनेगा, तो इसकी झांकी निकाली गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र या फिर इसे इजिप्ट भी कहते हैं, इजिप्ट में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजिप्ट में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है अजीत विनायक गुप्ते। अजीत विनायक गुप्ते। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे राहुल कुल श्रेष्ठ, राहुल कुल श्रेष्ठ। और वहीं अगर हम बात करें इजिप्ट के बारे में तो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। और वहीं पे अगर आप ऑप्शन की बात करें कि संजीव कुमार सिंगला, तो संजीव कुमार सिंगला जो है ये इज़राइल के एम्बेसडर हैं। और शुभदर्शनी त्रिपाठी, तो शुभदर्शनी त्रिपाठी को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अभी रिसेंटली कजाकिस्तान के एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो कजाकिस्तान के एम्बेसडर, इंडिया के एम्बेसडर कजाकिस्तान में जो होंगे, इनका नाम है शुभदर्शनी त्रिपाठी। और कजाकिस्तान की कैपिटल जो है वो है नूर सुल्तान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये हर एक साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल वोटर्स डे ये कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे ये हर एक साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? तो सुनील अरोरा, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी दिन एक पोर्टल लॉन्च किया गया ई इपिक, और यहाँ से क्या होगा, जैसे कि आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं उसी तरह से वोटर आईडी कार्ड भी आप यहाँ से डिजिटली डाउनलोड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक स्तर पर सबसे मजबूत ब्रांडों की ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग में कौन सी भारतीय कंपनी शीर्ष में है? तो शीर्ष 5 में है, या कहें तो टॉप 5 में कौन सी भारतीय कंपनी है? तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली बात है कि हम यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड के बारे में ग्लोबली। तो अगर हम मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के बारे में बात करें तो फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंपनी है? एप्पल। और अगर वहीं पे अगर बात करें कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड जो है उसमें अगर फर्स्ट रैंक कोई पूछे तो फिर वी चैट, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बट हम क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें से कौन टॉप 5 में कौन सी भारतीय कंपनी है मजबूत ब्रांड में से, तो ये है जियो। आपको बता कि मुश्किल से 4 साढ़े 4 साल हुआ इसको लॉन्च हुए, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड की सूची में 5th रैंक पे है। तो इन सारे फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। अगर एप्पल के ब्रांड वैल्यू की बात करें तो $263.4 बिलियन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे सेना के नए उप प्रमुख या फिर कह सकते हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम है सीपी मोहंती, चंडी प्रसाद मोहंती, चंडी प्रसाद मोहंती। और वहीं पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? MM नरवणे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोवी इंस्टीट्यूट के कोविड-19
प्रतिक्रिया सूचकांक रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो लोवी इंस्टीट्यूट आपने बहुत बार नाम सुना होगा, ये ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है, बहुत चीज़ों पे ये इंडेक्स जारी करती है। तो अभी रिसेंटली लोवी इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स जारी की है, तो इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो हमारे हिसाब से हमारे एग्ज़ाम के लिए इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के बारे में पूछा था कि इंडिया इस इंडेक्स में कहाँ पे है, या फिर ये इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी की गई है? तो लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स। तो इस रैंकिंग में है, इंडिया का रैंक है 86 करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी, और लोवी इंस्टीट्यूट के कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भी 86। आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 98 कंट्री को ही रैंकिंग दी गई है, और इंडिया का रैंक आप देख सकते हैं। और क्या आपको लगता है देख के कि इंडिया में कोरोना था, या फिर कभी आया था, या फिर कोरोना नाम का कुछ चीज़ भी है? और लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा आप इंडिया की रैंकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, कोरोना है, कोरोना गया नहीं है, बट यहाँ पे लोग जो हैं अब मे भी हो सकता है ज़्यादा इम्यून होंगे और डर नहीं रहे हैं, या फिर केस आ रहा है लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, या फिर उनकी टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही है। अगर हम बात करें फर्स्ट रैंक पे, तो फर्स्ट रैंक पे है न्यूजीलैंड। यानी आपको बताओ कि न्यूजीलैंड में वहाँ पे आम चुनाव भी हो गए, जनरल इलेक्शन भी हो गए, जकिंडा आर्डन फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी, यानी कि वहाँ पे सारा कुछ नॉर्मल हो गया है। न्यूजीलैंड है फर्स्ट रैंक पे, वियतनाम है सेकंड रैंक पे, ताइवान है थर्ड रैंक पे। किस तरह से न्यूजीलैंड और वियतनाम ने टैकल किया कोविड-19 को, ये तो आपको पता होगा ही। फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान की रैंकिंग भी हमसे अच्छी है, 69th ये पाक की रैंकिंग है। वहीं पे नेपाल की रैंकिंग है 70th। मैं कुछ दिनों पहले अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं कुछ दिनों पहले नेपाल गया था, और नेपाल में मैंने देखा कि सभी लोगों ने मास्क लगा रखा है, चाहे वो अच्छे लोग हों या फिर कमज़ोर तबके के लोग हों, लेकिन सभी लोगों ने मास्क लगा रखा था। यानी कि वो जागरूक थे कि हाँ, हम कोविड कुछ है और हमें बीमार नहीं होना है, क्योंकि हम बीमार होंगे तो हमारे घर वाले भी हमसे बीमार हो सकते हैं। श्रीलंका है 10th रैंक पे, और बांग्लादेश है 84th रैंक पे। ब्राज़ील की इसमें रैंकिंग जो है वो सबसे ख़राब है, और ब्राज़ील जो है वो सबसे नीचे है 98th रैंक पे। और वहाँ पे आपको पता होगा कि बहुत आंदोलन भी स्टार्ट हो गए हैं कि जो पीएम है जायर बोल्सोनारो, उनको पद से हटाया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो काजा कलास बनी है एस्टोनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो दैट्स वाई ये क्वेश्चन ऐसे ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें एस्टोनिया के बारे में, तो एस्टोनिया की कैपिटल है तालिन। एस्टोनिया की कैपिटल है तालिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एशियाई क्रिकेट परिषद के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए, इनका नाम है अमित शाह के बेटे हैं ये जैसा। फिर नेक्स्ट, और ये पहले क्या थे, बीसीसीआई के सेक्रेटरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पंख अभियान शुरू किया है? तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने पंख कैंपेन को लॉन्च किया है, और पंख का जो है PANKH, तो इसका मे भी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए। तो पंख का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ या हाइजीन। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, जो वहाँ पे जो लड़कियां हैं, बालिका जो हैं, उन पर यह ध्यान दिया जाएगा कि उन्हें प्रोटेक्शन मिले, उन्हें न्यूट्रिशन मिले, उन्हें सही जो है वो नॉलेज मिले, पढ़ाई उनकी अच्छी हो। इसके लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब बालिकाओं या फिर लड़कियों की जो जीवन जो स्तर है, या फिर उन्हें अब कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, कोई भी ऑब्स्टेकल्स नहीं आएंगे उनके लाइफ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या होगी? ये हम बात कर रहे हैं 2021-22 के बारे में, ना कि 2020-21 के बारे में। अगर 2020-21 के बारे में बात करें तो इसकी GDP ग्रोथ रेट होगी IMF के अनुसार -8%। बट अगर हम बात करें 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा और 31 मार्च 2022 तक ये चलेगा, तो उसमें GDP ग्रोथ होगी 11.5%। और फिकी के अनुसार भी कहा गया है 2020-21 में -8% ग्रोथ रेट। तो चलिए अब 2-3 न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे पहला न्यूज़ और सुपर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ऐसा नहीं कि मैंने न्यूज़ के फॉर्मेट में रखा है तो ये न्यूज़ या फिर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है न्यूज़।
Elon Musk SpaceX creates new world record, launches 143 satellites on single rocket. अब ये इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे है, तो सबसे पहले तो SpaceX जो है ये एक स्पेस कंपनी है और किसकी, इलॉन मस्क की, और ये अमेरिकन कंपनी है। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक सिंगल रॉकेट से इसने 143 सैटेलाइट भेजे हैं स्पेस में। वहीं पे ये रिकॉर्ड किसके नाम पे था, तो ये रिकॉर्ड इंडिया के स्पेस एजेंसी इसरो के नाम पे था। इसरो ने 2017 में 104 सैटेलाइट सिंगल रॉकेट से भेजे थे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसरो के द्वारा भी बहुत सारे कंट्री का सैटेलाइट भेजा जाता है, क्योंकि इसरो जो है बहुत ही कम पैसा उससे लेता है। और स्पेसएक्स ने भी बहुत ही कम पैसा रखा है पर एक अगर कोई भी सैटेलाइट है वो कितने किलोग्राम का है उसके हिसाब से पैसा लिया जाता है। अगर 1 किलोग्राम है तो $15,000 लिए जाएंगे उस सैटेलाइट को भेजने के लिए स्पेस में। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अभी रिसेंटली दिया गया है, 2021 आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और सुभाष चंद्र के बर्थ एनिवर्सरी पे जो कि मनाया था हर एक साल 23 जनवरी को। तो इसमें 2 अवार्ड दिए जाते हैं, एक तो इंडिविजुअल दिए जाते हैं और एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड किसे दिया गया है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को। वहीं पे इंडिविजुअल कैटेगरी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को ये अवार्ड दिया गया है। और इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किसी संगठन ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर अच्छा काम किया तो उसमें उन्हें 51 लाख का कैश प्राइज दिया जाएगा, और इंडिविजुअल कैटेगरी में 5 लाख का कैश प्राइज दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पहला सक्सेसफुल लॉन्च किया है आकाश NG का, यानी कि आकाश जो मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके न्यू जनरेशन मिसाइल को अभी रिसेंटली टेस्ट किए है। कहाँ से, तो ओडिशा के कोस्ट से। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसकी जो आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल की जो रेंज है वो भी कंफर्म नहीं है, बट बताया जा रहा है कि 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज हो सकती है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।